हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट को डील करेंगे, जिसे मैंने स्टीफन रॉबिन्सन की 15th एडिशन बुक से लिया है। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारी लाइब्रेरी में नॉट इवन ओबी, इसके अलावा मैनेजमेंट की बहुत सारी बुक्स, उसके हैंडआउट्स, नोट्स अवेलेबल हैं। आप जब भी कॉलेज आते हैं तो इसे परचेस कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर क्लास। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 10 सेशन प्लान में डिवाइड किया, जैसा आप देख पा रहे हैं। नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय का जो बिहेवियर, इसकी स्टडी हम यूनिट 1 में करेंगे। डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था में लैंग्वेज के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, लिंग के बेसिस पे, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, स्किल के बेसिस पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसे हम यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, किसी भी एम्प्लॉय का एटीट्यूड और जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, ये हम यूनिट 3 में देखेंगे। इमोशंस एंड मूड्स, एम्प्लॉय का इमोशन और उसके मूड स्विंग क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं या बैरियर का काम करते हैं, ये यूनिट 4 में देखेंगे। पर्सनालिटी एंड वैल्यूज़, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उसके मोरल वैल्यूज़ होती हैं, जिसको कैरी करके किसी भी संस्था में लेके आता है। तो क्या ये पर्सनालिटी इफ़ेक्ट करती है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, ये हम यूनिट 5 में देखेंगे। परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, हर एक का नॉलेज लेवल के बेसिस पे वो चीज़ों को परसीव करता है। इंडिविजुअल के डिसीजन से क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में कोई इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ अवर यूनिट 6। मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, कैसे कॉमन गोल को किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करके अचीव किया जा सकता है, दैट इज़ अवर यूनिट 7। मोटिवेशन कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन द वे ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। लीडरशिप क्वालिटी, हम ये कहते हैं कि जो एक मैनेजर होता है उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। केवल मैनेजर ही नहीं, वो सभी व्यक्ति जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, जो पहले से ही किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, दे आर ऑल्सो द लीडर। ये हम देखेंगे यूनिट 9 में। देन टोटल जितने भी टॉपिक हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में डील करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी केस स्टडी होगी, लास्ट यूनिट में हम उसकी प्रैक्टिसेस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर क्लास। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द कॉमन गोल एंड वर्क टुगेदर, किसी भी संस्था में वो सभी व्यक्ति जो एक समूह में एक साथ मिलकर एक कॉमन गोल के लिए वर्क करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसके हम कई पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल, गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, कॉरपोरेट, रेजिडेंस, पॉलिटिकल, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑल दैट। दीज आर आवर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एम्प्लॉय वर्क करते हैं। बेसिकली जो हम डील करने वाले हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉय के बिहेवियर की स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाती है, जिसे हम यूपीसी के माध्यम से करते हैं। उनके व्यवहार को अंडरस्टैंड करना, समझना, समझने के बाद उसे प्रेडिक्ट करना, भविष्य में वो एम्प्लॉय हमारी संस्था के लिए कितना फ्रूटफुल होगा। देन अगर ऐसा लगता है कि उस एम्प्लॉय में फर्दर कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, या वो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं बैरियर का काम कर रहा है, तो उसको कंट्रोल मैनर में रखना, दैट इज़ यूपीसी, अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो बेसिकली हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। It is the relation between people and organization. Okay. ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल पे स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल लेवल, टीम लेवल एंड ग्रुप लेवल। इंडिविजुअल लेवल
अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, आई एम डॉक्टर दुर्गा त्रिपाठी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, दैट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लेवल। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीडीएम डिपार्टमेंट की हूँ, दैट इज़ द ग्रुप लेवल। और ये पीजीडीएम डिपार्टमेंट प्रिज्म में रन कर रहा है, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो हम हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करेंगे। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के बिहेवियर की स्टडी, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बिहेवियर की स्टडी और पूर्ण संस्था के बिहेवियर की स्टडी। तो जब भी हम ओबी की बात करते हैं या मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये 3 लेवल पे वर्क करता है। यस, प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल। मैनेजमेंट वो है जो लोगों से मिलके बनता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये डायरेक्ट या मोटिवेट होता है उन चीज़ों से जो संस्था में कार्य करती हैं, रन करती हैं। इसमें किन किन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है? इसमें डिसीजन मेकिंग मॉडल, कम्युनिकेशन पैटर्न और लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप क्वालिटी, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी प्रबंधन में कार्य करने हेतु। तो बेसिकली मैनेजमेंट फंक्शन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग। सो लेट्स वी स्टार्ट। व्हाट इज़ द प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग अ प्रोसेस दैट इंक्लूड डिफाइनिंग द गोल, स्टेबलाइजिंग स्ट्रेटजीज एंड डेवलपिंग प्लान टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। योजना बनाना, एक कॉमन गोल, एक विज़न मिशन तैयार करना कि हम अपनी संस्था को किस ओर ले जाना चाहते हैं। 2 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में हमारी संस्था की स्टेबिलिटी कहाँ तक होगी, उस हेतु हमको क्या कार्य करना है। तो एक उद्देश्य का निर्धारण करना, दैट इज़ द गोल। उस उद्देश्य के निर्धारण के बाद उसके लिए रणनीति तैयार करना कि इसे हम कैसे अचीव करेंगे, एंड डेवलप प्लान टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, और इसे अचीव करने के लिए हमारी कौन कौन सी कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ होगी। ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। मैनेजमेंट जब वर्क करता है तो वो स्टेप बाय स्टेप करता है, जिसमें सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्लानिंग कर ली, हमने गोल, कॉमन गोल बना लिया। अब इस कॉमन गोल को ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे एक्शन में लेके आएंगे? तो नंबर 1, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या टास्क प्ले किया जाएगा, ये कौन करेगा, कैसे परफॉर्म होगा, और इस टास्क के लिए जो हमने लीडर बनाया है, जो हमने सुपरवाइज़र बनाया है, जिसको हमने अथॉरिटी दी है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, और फाइनल डिसीजन क्या होगा। ये होल सोल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। लीडिंग एक मैनेजर करता है। कब? जब उसने वर्क डिसाइड कर दिया, वर्क रन हो रहा है, तब वर्क रन करने के लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि प्रीवियस नॉलेज के साथ चलते हुए आपको कहाँ आगे बढ़ना है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज़ करते हुए, ये वर्बल, नॉन वर्बल या रिटर्न कुछ भी हो सकता है। देन हर एक एम्प्लॉय के बीच किसी न किसी चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता ही है, द्वंद्व की स्थिति होती है। आई एम द सुप्रीमो, मेरी नॉलेज पावर आपसे कहीं ज़्यादा है, मेरा स्किल लेवल आपसे कहीं ज़्यादा है। तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, दैट इज़ द लीडिंग, ये स्टेप नंबर 3 है। लास्ट वन इज़ द कंट्रोल, स्टेप नंबर 4। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी मैनेजमेंट फंक्शन की बात होती है तो आप ब्यूटीफुली डायग्राम बनाएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग मतलब मॉनिटरिंग करना, कितना वर्क हुआ, एक अप्रेजल लेना, कहाँ तक वर्क हुआ, और आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा डेविएशन हो रहा है, उस डेविएशन को करेक्ट करना, उसको लाइन पे लेके आना, दैट इज़ द कंट्रोलिंग मैनर। तो व्हाट मैनेजर डू? एक मैनेजर क्या करता है, कैसे अपनी संस्था को रन करता है? बेसिकली मैनेजर कौन है?
मैनेजर वो है जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, मैनेजर वो है जो लीड करता है, मैनेजर वो है जो न्यू इनोवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आता है, मैनेजर वो है जो एक कॉमन गोल को दूसरों से करवाने का प्रयास करता है। उसको ये पता है कि उसकी संस्था में कार्य करने वाले पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की क्या कैलिबर है, क्या स्किल पावर है, उसको फाइंड आउट करके वो उनसे वो कार्य करवाता है। तो हम एक कॉमन वे में कहें तो मैनेजर होल सोल पर्सनालिटी है। यस, हेनरी मिन्सबर्ग ने बहुत सारी कंपनीज के सीईओ और ऑफिशियल ग्रेड के एम्प्लॉयज़ पे वर्क किया, रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद उसने मैनेजर के रोल को 3 पार्ट्स में आइडेंटिफाई किया। नंबर 1 इंटरपर्सनल, नंबर 2 इंफॉर्मेशनल और नंबर 3 डिसीजनल। बेसिकली मिन्सबर्ग ने रोल ऑफ मैनेजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो व्हाट इज़ द इंटरपर्सनल? इंटरपर्सनल मैनेजर वो होता है जो नॉट इवन इंटरनल लेवल, अपनी संस्था से ही नहीं, अपनी संस्था से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के साथ एक संबंध स्थापित करता है। वो फिगर हेड होता है, लीडर होता है और लीजन होता है। जब वो किसी संस्था के साथ, आउटसाइडर के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करता है तो फिर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है। तब उस पोजीशन में वो मॉनिटर होता है, डिसैमिनेटर होता है, स्पोक पर्सन होता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बाद एक डिसीज़न लिया जाता है, तब वहाँ वो एंटरप्रेन्योर होता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर होता है, रिसोर्स एलोकेटर्स होता है और नेगोशिएटर्स होता है। चलिए हम इसको 1 बाय 1 डील करते हैं। यस, इंफॉर्मेशनल, हमने रोल ऑफ मैनेजर की बात की जिसे कि हेनरी मिन्सबर्ग ने दिया था। हेनरी मिन्सबर्ग ने बताया कि इंफॉर्मेशनल मैनेजर कौन होता है? जो मॉनिटर करे। क्या मॉनिटर करे? सीक एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करे, सूचनाओं का संग्रहण करे, सूचनाओं से दूसरों से कुछ सीखे। वो सीकर्स होता है, सीखता है। क्या सीखे? वो सोशल मीडिया से कुछ सीखे, इंडस्ट्रियल जर्नी से कुछ सीखे, जर्नल से सीखे, उसकी रिपोर्ट तैयार करे और कॉन्टेक्ट अपने बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है मार्केट में रहने के लिए कि आपको दूसरों के साथ बहुत वर्थफुली रिलेशन, कनेक्शन बनाना पड़ता है। डिसैमिनेटर कौन होता है? पास इंफॉर्मेशन ऑन टू अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मेमोज, ईमेल्स, फ़ोन कॉल एंड एक्सेट्रा। डिसैमिनेटर वो होता है जो इन्फॉर्म करता है वर्बली, नॉन वर्बली या रिटन वे में, और अपने संस्था के विज़न मिशन को, अपनी संस्था के गोल को, अपनी संस्था की बहुत ब्यूटीफुली एक्टिविटीज़ को वो इस कम्युनिकेशन के माध्यम से आउटसाइडर को प्रोवाइड कराता है। यस, स्पोक पर्सन, अगेन ये भी एक कम्युनिकेशन का फॉर्मेट है। ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू स्पीच, इंटरव्यूज़ एंड रिटन कम्युनिकेशन। बोलकर किसी सेमिनार में, वेबिनार में, वर्कशॉप में अपनी थॉट्स को कहकर जो बताता है, दैट इज़ द स्पीच। इंटरव्यू के द्वारा और रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। इंटरपर्सनल जो मैनेजर होते हैं वो 3 फॉर्मेट में मिन्सबर्ग ने बताया है। फिगर हेड परफॉर्म फॉर्मल ड्यूटीज़ लाइक द ग्रीटिंग विजिटर्स, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर लीगल एक्टिविटीज़। फिगर हेड जो होता है वो अलग से हाईलाइट होता है। वो क्या करता है? वो विजिटर्स का स्वागत करता है। जो भी आगंतुक आपके संस्था में आ रहा है, आपकी संस्था से जुड़ी एक्टिविटीज़ से वो जुड़ना चाहता है, आपसे एक कॉन्टेक्ट चाहता है, रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है, तो उन सब का वेलकम फिगर हेड करते हैं। साइन द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे मेमोज पे, बहुत सारे लेटर्स पे, बहुत सारे
डिसीजन पे जो साइन करता है दैट इज़ द फिगर हेड, और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसको जो तैयार करने का काम करता है वो भी काम फिगर हेड का होता है। लीडर, इंटरपर्सनल में लीडर मैनेजर भी आता है जो मोटिवेट करता है, एम्प्लॉय को ट्रेन करता है, उनकी काउंसलिंग करता है, कम्युनिकेशन करता है और डायरेक्ट सबऑर्डिनेट से वो कांटेक्ट करता है, एक बोर्ड मीटिंग बुलाता है कि यदि किसी को परेशानी है तो उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। ये लीडर का काम है। लीजन क्या करता है? मेंटेन एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन लिंक आउटसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था के अंदर और संस्था के बाहर किन सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, ये काम एक इंटरपर्सनल लीजन का होता है। इसके बाद आता है डिसीजन। हमने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, देन बहुत सारे आगंतुकों का स्वागत किया, उनको मोटिवेट किया, देन एक कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन को मेंटेन किया। उसके बाद आएगा डिसीजन। डिसीजन में नंबर 1 है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो स्वयं व्यवसायी होते हैं, जो स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं। इनिशिएट प्रोजेक्ट दैट लीड टू इम्प्रूवमेंट, डेलीगेट आइडिया, जनरेट responsibilities to other and identify best idea to act on। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी के अधीन नहीं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेल्फ बनाता है और दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय का वो सिलेक्शन करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड, और उसको वो डेलीगेट करता है। लीड टू इम्प्रूवमेंट, जिस जगह पे सुधार की हो सकता है उसको वो इम्प्रूव करता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, डिस्टर्बेंस हैंडलर जो कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व की स्थिति को समाप्त करता है। अगर कोई समस्या आ गई है, क्राइसिस आ गया है, जैसे कोरोना पीरियड था जिसमें लॉकडाउन चल रहा था, वहाँ पे पूरे काम ठप पड़े थे। अब इस क्राइसिस से कैसे बाहर निकलना है, ये सारे डिस्टर्बेंस हैंडलर का काम है। रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी बैरियर्स हैं, उसको रिजॉल्व करने का काम डिस्टर्बेंस हैंडलर का होता है। रिसोर्स एलोकेटर, अगेन डिसीजनल रिसोर्स एलोकेटर वो होता है जो डिसाइड करता है हु रिसीव द रिसोर्सेज, मैनेज शेड्यूल, बजट एंड सेट द प्रायोरिटी। किसी भी संस्था को रन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उस संस्था में इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छा हो। रिसोर्सेज का एलोकेशन कहाँ से होगा, उसकी प्राप्ति कहाँ से होगी, उसको कैसे वर्क में लगाया जाएगा और क्या प्रोडक्शन होगा, ये सब रिसोर्स एलोकेटर्स का काम है। देन नेगोशिएट करना, एक समझौतावादी रणनीति नेगोशिएटर्स का होता है। रिप्रेजेंट अ टीम, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना, अपने डिपार्टमेंट या विभाग को रिप्रेजेंट करना। ऑर्गेनाइजिंग रिगार्डिंग द कॉन्टेक्ट यूनियन नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब एक समझौता, दो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक माध्यम। चलिए इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि अगर हम मैनेजर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इफ़ेक्टिव मैनेजर एक्टिविटी और सक्सेसफुल मैनेजर एक्टिविटीज़ क्या होगी, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कर रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय के बिहेवियर को जज किया जा रहा है। तो मैनेजरल एक्टिविटीज़ क्या है? मैनेजरल एक्टिविटीज़ को हम कार्यों के आधार पर 3 फॉर्म में डिवाइड करते हैं, 4 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल मैनेजर, कम्युनिकेशन मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, नेटवर्किंग। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट या प्रबंधन वो है जो कॉमन वे में चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है, जहाँ पे डिसीज़न लिया जाता है, प्लानिंग की जाती है, कंट्रोलिंग किया जाता है, बट इसमें कुछ नया नहीं है। कम्युनिकेशन, जिसमें रूटीन इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है और पेपर वर्क होता है, प्रोसेसिंग द पेपर वर्क होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? वो एम्प्लॉय को मोटिवेशन करने का काम करता है, डिसिप्लिन में एब्सेंटीज कम हो,
रूटीन को फॉलो करना, समय पे एम्प्लॉयज़ आए, ये सारी चीज़ों को वो देखता है। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है, स्टाफिंग और को अप्रेस करता है। साथ ही जो एम्प्लॉय अनट्रेंड है उनको ट्रेन करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। नेटवर्किंग, these are the effective managerial activities। नेटवर्किंग, सोशलाइजेशन करना, सोशलाइज्ड करना। पॉलिटिकिंग, इंटरेक्टिंग विथ आउटसाइडर। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हम इंडिविजुअल नहीं हैं। आप कुछ भी कार्य करना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि आप भीड़ का एक हिस्सा हैं। आप अकेले नहीं हैं जो आप अपनी संस्था को रन कर रहे हैं। आपकी ही तरह बहुत सारी संस्था है, तो उनसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन करना, संबंध बनाना, क्योंकि वी आर द सोशल एनिमल। कोई भी कार्य हम अकेले नहीं कर सकते, हमको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। केवल मेरी इंडस्ट्री इंडिविजुअल नहीं है, मेरी ही तरह बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो उनसे सोशलाइज्ड होना, उनके प्रोग्राम्स में शामिल होना, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाना, आउटसाइडर से बहुत अच्छी नेटवर्किंग करना, ये इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल मैनेजर एक्टिविटीज़ हैं। ओके, यहाँ पे टाइम के एलोकेशन की एक्टिविटीज़ के आधार पर ये बताया गया है कि कौन सा मैनेजर एवरेज है, सक्सेसफुल है या इफ़ेक्टिव है। जैसा कि आप पाई चार्ट में देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू है ना, ब्लू दैट इज़ द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ऑरेंज कम्युनिकेशन, पेल येलो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लाइट ग्रीन नेटवर्किंग। एवरेज मैनेजर में आप देख पा रहे हैं सबसे हाईएस्ट परसेंट कम्युनिकेशन का है, वो अपने कम्युनिकेशन को सबसे हाईएस्ट परसेंट यहाँ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का है। मतलब उसने ट्रेडिशनल वे में जो अभी तक चला आ रहा है, प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंग उसने कार्य किया, तो उसने एवरेज वर्क किया, तो हम इसके एवरेज मैनेजर कहेंगे। नाउ कम टू सक्सेसफुल मैनेजर। सक्सेसफुल मैनेजर में वो मैनेजर जो नेटवर्किंग करता है, जो आउटसाइडर से रिलेशनशिप डेवलप करता है, जो मार्केट रिसर्च करता है, तो दीज आर द सक्सेसफुल मैनेजर्स। इसका परसेंटेज 48% है। देन इफेक्टिव मैनेजर। इफेक्टिव मैनेजर में इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, 44% इसको मिला है। मतलब उसका रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। एम्प्लॉय से रिलेशन अच्छे रहते हैं, आउटसाइडर से रिलेशन अच्छे रहते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इफेक्टिव मैनेजर इज़ द बेस्ट मैनेजर। यस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं तो हमको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में होते हैं। यस, चैलेंजेस: कंटिन्यूअस इनोवेशन एंड चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और लगातार परिवर्तन होता रहे तो नवीनता आती है, एक इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। दीज आर द चैलेंजेस। और जब हम ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। चेंज इन व्हाट एंड हाउ वी लर्न। यदि हम किसी एक डिपार्टमेंट की बात करें और कई सालों से उस डिपार्टमेंट में हमने कोई चेंज किया ही नहीं, सपोज़ कि हम किसी इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन को लाया ही नहीं है, तो कार्य तो उसी रनिंग वे में चल रहा है, बट उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का फैमिलियर होना ज़रूरी है। चेंज इन व्हाट एंड हाउ वी लर्न। चेंज क्या है और हम इससे कैसे सीखें। These are our opportunity. Stimulating the creativity and retaining. कैसे हम क्रिएटिव बने, कैसे हम सेम उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके उससे नया कुछ प्राप्त करें। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यस, दीज आर द चैलेंजेस। हम किसी भी व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकते,
किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। डे बाय डे उनकी नई नई डिमांड होगी, नई नई उनके नीड लेवल होंगे। द क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज, यस, हर एक कस्टमर ये चाहता है कि चीप एंड बेस्ट रेट पे उसको क्वालिटी मिले। तब इसे अपॉर्चुनिटी के फॉर्मेट में कैसे लिया जा सकता है? इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ इन प्लानिंग द चेंज। यस, हमने एक मार्केट सर्वे किया और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को देखा और उस सेटिस्फैक्शन लेवल को हमने अपने एम्प्लॉय पे इम्प्लीमेंट किया और अपने प्रोडक्ट में, अपने कार्य करने के तरीके में, अपने प्लानिंग में चेंजेस किए। टाइम प्रेशर, टफ कंपटीशन, यस, दीज आर द चैलेंजेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम प्रेशर रहता है कि इतने ड्यूरेशन में ये कार्य हो जाना चाहिए। अगर ये कार्य हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमारी पोजीशन सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी और ये बहुत टफ कंपटीशन भी होता है। कटिंग कॉर्नर, इथिकल डिलेमा, यस, कई बार ऐसा होता है कि इस चक्कर में हम एथिक्स को ताक पे रख देते हैं। अब ये जो चैलेंजेस है उसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे चेंज करेंगे? हेल्पिंग द एम्प्लॉय शॉर्ट आउट इथिकल एम्बिगस सिचुएशन, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना, ये देखना कि उनको रिसोर्सेज का एलोकेशन कितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया जाए, जिससे कि वो अपने वर्क को बहुत अच्छे से कर सके। उनको मोटिवेट किया जाए, उनको नई नई टेक्नोलॉजी से ट्रेंड किया जाए, नए नए स्किल से ट्रेन किया जाए। ओके गाइस, जैसा कि यूनिट 1 में हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा, उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन डील करना है। नंबर 1, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? व्हाट डू मैनेजर डू इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, रोल एंड स्किल? कार्य करने के आधार पर, भूमिका के आधार पर और कौशल के आधार पर मैनेजर क्या करता है? व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैनेजर इन यूजिंग ओबी कॉन्सेप्ट? ओबी में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मैनेजर को मिलती हैं? सो थैंक यू टू ऑल। आज फर्स्ट यूनिट को यही हम समाप्त करते हैं। हो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट यूनिट के लिए प्रिपरेशन करेंगे।